सबसे पहले तो दोस्तों आप इस मूवी के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर से देख लें, जो कि आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आपको तभी इस मूवी के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन समझ में आने वाला है। इस सेकंड पार्ट की शुरुआत आगरा से होती है और हमें डायरेक्ट अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रानी को देख पाते हैं जो कि अब एक ब्यूटी पार्लर चला रही है और अब वो आगरा के अंदर ही एक आंटी के घर पर एज ए पेइंग गेस्ट रह रही होती है। अब रानी जिस मकान मालकिन जिस आंटी के घर में रह रही होती है, वहां पर अक्सर अभिमन्यु नाम का एक कंपाउंडर आता रहता है, जो कि रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। दरअसल अभिमन्यु रानी से सच्चा प्यार करता है, लेकिन रानी है कि उस पर कोई भी अटेंशन नहीं देती है, क्योंकि उसने पहले पार्ट के अंदर नील नाम के लड़के से इश्क की चोट लड़ाई थी। वो उसे काफी पसंद आ गया था, लेकिन उसकी वजह से उसकी लाइफ उथल पुथल हो गई। लेकिन अब वो फिर से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है, वो अभिमन्यु से दूर ही रहती है। दूसरी तरफ हम ऋषु को देखते हैं और वो भी आगरा के अंदर ही होता है, लेकिन अब उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। वो अब रवि बन चुका है और एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। यहाँ तक कि ऋषु तो एक कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चों को पढ़ाता भी है और ऋषु ने जो अपने हाथ से अपने बाएं हाथ को काटा था, वो अब उसकी जगह एक नकली हाथ लगा लेता है, एक प्रोस्थेटिक हाथ लगा लेता है। ऋषु जिस मकान मालकिन के घर के अंदर रह रहा होता है, उसका नाम पूनम होता है, जो अपाहिज है, उसका एक पैर नहीं होता है। पूनम ऋषु को बहुत पसंद करती है, वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहती है, लेकिन ऋषु पूनम से दूर भागता रहता है। लेकिन पकड़े जाने के डर से ऋषु और रानी दोनों अलग अलग रहते हैं। हालांकि वो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हैं, करीब भी आकर कॉल पर ही एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और कोई भी उन्हें एक साथ देख ना सके, खासकर आगरा पुलिस। लेकिन अब ये ज्यादा टाइम तक आगरा में भारत में नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द ऋषु रानी को अपने साथ थाईलैंड ले जाने वाला है। इसीलिए वो एक एजेंट से मिलकर थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। वही एक दिन अभिमन्यु रानी को उसके साथ मूवी देखने के लिए कहता है। इस वजह से अभिमन्यु थिएटर पहुंच जाता है और वो रानी का काफी इंतजार करता है, लेकिन उस शाम को रानी तो अपने किराए के घर पर अपने पति ऋषु को बुला लेती है और उसके साथ ही वो वहाँ पर इंजॉय करती है। और अभिमन्यु सिनेमा के अंदर वहाँ उसका रानी का काफ़ी इंतजार करता है, लेकिन रानी नहीं आ पाती है। हालांकि जब सुबह उसे ये पता चलता है कि वो भूल गई थी कि अभिमन्यु ने उसे सिनेमा मूवी देखने के लिए बुलाया है, इस वजह से उसे माफ़ी मांगती है। लेकिन एक बार फिर से अभिमन्यु रानी को मूवी देखने के लिए बोलता है, क्योंकि पहले तो वो नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि वो इस बार आ जाए। और वो रानी को बोलता है कि वो इस बार भी उनका इंतज़ार करेगा। वही एक दिन जब रानी और ऋषु पास में ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो भी फ़ोन पे, तब अचानक से ही वहाँ एक चोर आ जाता है, जो रानी के पर्स को छीन कर वहाँ से भागने लगता है। ऋषु भी उसके पीछे दौड़ता है, तभी वहाँ आगरा पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर ऋषु वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है और उससे रानी का पर्स ले लेती है। और फिर अगले दिन एसपी किशोर रावत, जिनकी पोस्टिंग आगरा के अंदर ही है, वो खुद रानी को उसका पर्स देने के लिए जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने भी दिनेश पंडित की कहानियाँ पढ़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिनेश पंडित की कहानी पढ़कर ही रानी और उसके पति ऋषु ने अपने क्राइम को बड़ी सफाई से छिपाया है। और अभी तक एसपी किशोर रावत के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बलबूते पर वो रानी को गिरफ्तार कर सके, लेकिन वो अभी भी उस सबूत की तलाश में है। और किशोर रावत को ये क्लियर पता है कि रानी और ऋषु ने एक साथ मिलकर ही नील को मारा है, लेकिन कोई सबूत भी तो होना चाहिए, वो ऐसे कैसे उनको पकड़ सकते हैं। अब देखिए, नील का मर्डर केस फिर से ओपन हो जाता है। इस वजह से थाने के अंदर रानी को बुलाया जाता है, क्योंकि अब इस बार इस केस को किशोर रावत लीड नहीं करने वाले हैं, बल्कि नील के चाचा खुद मृत्युंजय मोटी पासवान इस केस को, जो कि डीजीपी है, वही इस केस को अब पर्सनली लीड करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी ये कंफर्म पता है कि रानी ने अपने पति ऋषु के साथ मिलकर ही उनके भतीजे नील को मारा है। इस वजह से वे रानी और ऋषु को सजा दिलाकर ही रहेंगे और उन्हें ये अच्छे से पता है कि आगरा के अंदर ही रानी का पति ऋषु है और वो अभी तक जिंदा है। अब डीजीपी मोंटी चाचा रानी से काफ़ी पूछताछ करते हैं, उसके पति के बारे में पूछते हैं, लेकिन रानी उन्हें अपने पति ऋषु के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। हालांकि कुछ समय के बाद जब उसकी ऋषु से बात होती है, तो वो ऋषु को बताती है कि पुलिस अब हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है।
रानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा होता है कि वो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन ऋषु अपनी बीवी रानी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि कभी भी एसपी किशोर के हाथ कोई ऐसा सबूत ही नहीं लगेगा जिससे कि वो इन्हें गिरफ्तार कर सके। उस बीच ऋषु को भी मोंटी चाचा के बारे में पता चल जाता है कि कैसे अब वो नील के केस को खुद पर्सनली लीड कर रहे हैं, इसलिए वो भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि मोंटी चाचा को वो बचपन से ही अच्छे से जानता है। वो ऐसे हार नहीं मानेंगे, जब तक वो नील के गुनहगारों को पकड़ नहीं लेंगे तब तक वो हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये ठान लिया है कि वो बहुत ही जल्द रानी और उसके पति ऋषु को सलाखों के पीछे भेजेंगे और उस दौरान ही वो बहुत ही जल्द उस ट्रैवल एजेंट को पकड़ लेते हैं जो कि ऋषु और उसकी बीवी रानी को थाईलैंड भेजने वाला था। लेकिन जब इस बारे में ऋषु को पता चलता है कि कैसे मोंटी चाचा ने उसके ट्रैवल एजेंट को पकड़ लिया है तो इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब वो थाईलैंड नहीं जा पाएंगे। और रानी ने तो काफ़ी मेहनत करके थाईलैंड जाने के लिए ऋषु को पैसे दिए थे और वो पैसे ऋषु ने उस एजेंट को दिए थे, लेकिन अब उनके वो मेहनत के पैसे भी डूब जाते हैं और इस तरह से अब रानी और ऋषु का भागने का प्लान तो फेल हो जाता है। अब देखिए मोंटी चाचा को ऐसा लग रहा होता है कि आगरा के अंदर ही रानी का पति ऋषु है और अभी तक वो जिंदा है, क्योंकि रानी बिना फैमिली के, बिना पति के आगरा के अंदर अकेली नहीं रह सकती है। इसी वजह से उसे पूरा शक होता है कि ऋषु आगरा के अंदर ही है। और मोंटी चाचा के इस शक को दूर करने के लिए फिर रानी ये डिसाइड करती है कि वो अभिमन्यु से शादी कर लेगी ताकि मोंटी चाचा को ये लगना बंद हो कि उसका पति जिंदा है और वो अभी आगरा के अंदर ही रह रहा है। और जब इस बारे में रानी अपने पति ऋषु को बताती है तो ऋषु तो नहीं चाहता है कि उसकी बीवी रानी उस कंपाउंडर अभिमन्यु से शादी करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर से उनकी लाइफ के अंदर कोई तीसरा आदमी आ जाएगा, क्योंकि पहले नील आया था लेकिन उनके पास यही आखिरी रास्ता होता है। इस वजह से ना चाहकर भी ऋषु अपनी बीवी रानी की बात मान जाता है, जिसके बाद रानी अभिमन्यु के पास चली जाती है जो कि उसका सिनेमा देखने के लिए वेट कर रहा होता है, यानी कि मूवी देखने के लिए वेट कर रहा होता है। और जब वो देखता है कि कैसे रानी उसके साथ मूवी देखने के लिए आई है तो वो शॉक हो जाता है। लेकिन रानी वहाँ पर उसके साथ मूवी तो नहीं देखती है बल्कि उसे प्रपोज कर देती है, वो भी डायरेक्ट शादी के लिए। लेकिन अभिमन्यु से बोलता है कि वो इतनी जल्दी डायरेक्ट शादी कैसे कर सकते हैं, वो पहले प्यार करेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, फिर बाद में शादी करेंगे। लेकिन अभिमन्यु भी रानी का बहुत बड़ा वाला आशिक है, इस वजह से वो डायरेक्ट शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और कुछ समय के बाद ही इनकी शादी होने वाली होती है, जहाँ पर मोंटी चाचा भी आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि रानी की शादी के अंदर उसका पति ऋषु जरूर आएगा। और जब रानी की अभिमन्यु के साथ शादी हो रही होती है तब उसकी शादी के अंदर उसका पति ऋषु भी आता है, जो उसके लिए शहनाई बजाकर वहां से चला जाता है। अब रानी और अभिमन्यु की शादी तो हो जाती है, लेकिन रानी अभिमन्यु को ना तो छूने देती है ना ही प्यार करने देती है, क्योंकि शादी से पहले ही उसने अभिमन्यु के सामने ये शर्त रखी थी कि ना तो वो उससे प्यार कर सकता है ना ही उसे छू सकता है, क्योंकि वो फिर से किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ सकती है, क्योंकि उसने पहले ही प्यार के अंदर धोखा खाया है। इस वजह से वो फिर से प्यार नहीं कर सकती है। लेकिन अभिमन्यु भी रानी की सारी शर्तें मानकर उससे शादी कर ही लेता है। शादी हो जाने के बाद रानी और अभिमन्यु के बीच में प्लेटोनिक रिश्ता बना रहता है, यानी कि उनके बीच में रोमांटिक मोमेंट भी नहीं होते हैं और ना ही वो फिजिकल होते हैं। और अब ऋषु को अपनी बीवी रानी पर पूरा भरोसा है कि वो अब ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेगी जिससे कि ऋषु का भरोसा टूट जाए। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में अपने माता पिता और बाद में अपने चाचा और चाची को खो दिया था, वो रानी को बताता है कि रानी के लिए उसके प्यार ने उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से रोक दिया। और फिर एक रात को नशे में रानी गलती से सच बता देती है कि ऋषु अभी ज़िंदा है और उसे छिपाने के लिए ही उसने अभिमन्यु से शादी की है। ये सच पता चलने के बाद अभिमन्यु तो पूरा टूट जाता है, क्योंकि रानी ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो उन दोनों की मदद करना चाहता है, मतलब कि अभिमन्यु रानी और ऋषु से मिलकर उनसे बात करता है और उन्हें बोलता है कि वो उन्हें भगाने में उनकी मदद करेगा। इसीलिए वो ऋषु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। अभिमन्यु बाद में ऋषु के सामने कबूल करता है कि उसने अपने पिता को उनके बिजनेस से धोखा देने का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों को मार डाला था। डर कर ऋषु अभिमन्यु पर हमला करता है, जो उसे बंद कर देता है। लेकिन ऋषु आखिरकार भाग जाता है। रानी और ऋषु के भागने के प्लान से एक रात पहले अभिमन्यु रानी को अपनी साइकोपैथिक आदत के बारे में बताता है और उस पर हमला कर देता है।
वे मदद के लिए पुलिस के पास भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एक जलती हुई वैन मिलती है जिसमें 2 जली हुई लाशें हैं जिनकी पहचान पूनम और ललन के तौर पर होती है। और पूनम वही अपाहिज लड़की है जो कि ऋषि से प्यार करती थी और ललन नाम का आदमी अभिमन्यु के कहने पर जहरीला सांप लेकर आया था और उसी सांप को कटवाकर उसने अपने चाचा चाची और उनके दोनों बच्चों को मार डाला था। दरअसल पूनम को ऋषि की सच्चाई पता चल गई थी और ललन को तो पहले ही अभिमन्यु के सच के बारे में पता था। इसी वजह से अभिमन्यु ने दोनों को रास्ते से हटा दिया क्योंकि दोनों ही उनके लिए खतरा बन चुके थे। लेकिन अब ललन और पूनम के भी मर्डर के आरोप में रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने में लेडीज पुलिस कांस्टेबल बहुत बुरी तरीके से पीटती भी है। लेकिन मोंटी चाचा ये चाहते हैं कि मीडिया के अंदर ये बात फैल जाए कि पुलिस थाने के अंदर रानी को बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। हालांकि उसे उतनी बुरी तरीके से तो पीटा नहीं जाता है जितना मीडिया में दिखाया जा रहा होता है। दरअसल मोंटी चाचा का ये प्लान होता है कि न्यूज़ देखकर कैसे भी ऋषि अपने आप को सरेंडर कर दे, वो उनके सामने आ जाए। और बहुत ही जल्द मोंटी चाचा का प्लान काम कर जाता है क्योंकि अब ऋषि सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब जाकर मोंटी चाचा, एससीपी किशोर रावत और बाकी पुलिस वालों को सबको ये पता चल जाता है कि ऋषि तो अभी तक जिंदा है और वो आगरा के अंदर ही था। लेकिन ऋषि पुलिस को बोलता है कि उसे उसकी बीवी रानी सही सलामत रेलवे ब्रिज पर चाहिए, जो खुद अपने पैरों से चलकर उसके पास आए। पुलिस मान जाती है और शाम के 8 बजे वो रानी को लेकर अपने साथ उस रेलवे ब्रिज पर पहुंच जाती है और फिर रानी अपने खुद के पैरों से सही सलामत चलते हुए अपने पति ऋषि के पास पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस भी ऋषि को रेलवे ब्रिज पर घेर लेती है और बहुत ही जल्द वो उसे पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस वाला आगे बढ़ते हुए रानी और ऋषि के पास पहुंच जाता है और वो पुलिस वाला और कोई नहीं अभिमन्यु होता है जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी होती है। दरअसल वो वहाँ पर रानी को मारने आता है क्योंकि रानी को उसने सच्चे दिल से प्यार किया। लेकिन रानी ने क्या किया, उसे धोखा दे दिया। और बचपन से ही अभिमन्यु की एक बुरी आदत है, जो भी उसे धोखा दे देता है फिर वो उसे जान से मार देता है। इसी वजह से वो रानी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि के होते हुए अभिमन्यु ऐसा नहीं कर पाता है। उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई की वजह से तीनों ही रेलवे ब्रिज के नीचे नदी में जा गिरते हैं, जिस नदी के अंदर कई सारे मगरमच्छ है। मोंटी चाचा अब तीनों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू करवाते हैं, लेकिन पुलिस को तीनों की ही लाश नहीं मिलती है। इस वजह से उन्हें मरा हुआ मान लिया जाता है क्योंकि नदी में कई भूखे मगरमच्छ थे और उन मगरमच्छों से बच पाना नामुमकिन है। इस वजह से पुलिस को यही लगता है कि तीनों की मौत हो चुकी है। लेकिन मोंटी चाचा अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ललन अभिमन्यु का साथी था और पूनम उस दिन ऋषि से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था। और ललन को मारने के बाद अभिमन्यु ने उसकी बॉडी को इस तरह से, उसकी डेड बॉडी को इस तरह से सेट किया ताकि पुलिस को वो अभिमन्यु की ही बॉडी लगे। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह पता चल जाता है कि वो अभिमन्यु की बॉडी नहीं बल्कि ललन की बॉडी थी। जिस रात रानी पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति उसे मारने वाला है, तब ऋषि रानी और अभिमन्यु के घर में घुसा था और उसके ठीक 2 घंटे के बाद ही रानी पुलिस स्टेशन आ गई। मोंटी चाचा को लगता है कि रेलवे ब्रिज पर जो हुआ वे सब प्लान किया गया था। तीनों जानबूझकर नदी में कूदे थे। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ऋषि के अभिमन्यु के घर पर पहुंचने के बाद तीनों ने पुलिस से बचने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए उन्हें दुनिया के सामने मरना ही होगा। इसीलिए सबसे पहले अभिमन्यु ने पूनम के साथ ललन को मार दिया क्योंकि वो की विटनेस थे, यानी कि वो मेन गवाह थे। और फिर अभिमन्यु को मौका भी मिल गया ताकि वो अपनी फेक मौत बता सके। लेकिन फिर उन्होंने ऋषि की रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने की मांग का इस्तेमाल किया और भागने का नाटक किया। और उस रेलवे ब्रिज के नीचे एक भी मगरमच्छ नहीं था, क्योंकि पहले ही ऋषि और अभिमन्यु ने एक साथ मिलकर उन मगरमच्छों को मांस के टुकड़े खिला खिला कर बहुत दूर भेज दिया। लेकिन जब वो रेलवे ब्रिज से नीचे नदी में कूदे थे और जब वो उस नदी से तैरते हुए बाहर निकल रहे थे, तब ऋषि बाहर नहीं निकल पाया था। अभिमन्यु और रानी तो तैरते हुए उस नदी से बाहर आ गए, लेकिन नदी के अंदर तैरते वक्त उसका वो नकली हाथ निकल गया और तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ भी आ गया जिसने ऋषि के ऊपर हमला कर दिया, जिससे ऋषि नदी से बाहर ही नहीं निकल पाया, उसकी अंदर ही मौत हो गई। और फिर रानी ने भी ऋषि को मरा हुआ मार लिया। उसको बहुत दुख हुआ, उसका दिल टूट गया। लेकिन अभिमन्यु ने उस वक्त रानी को संभाला। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवसर गांव में रहने लग गए।
रानी एक टीचर है और जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाता है। चिट्ठियों में रानी अभिमन्यु और मोंटी चाचा को एक चट्टान पर बुलाती है, एक झरने पर बुलाती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वे बताती है कि उसे पता है कि उसने रिशु को उसकी जिंदगी से हटाने के लिए जानबूझकर मारा था, और फिर चट्टान से वो ये कहते हुए नदी में कूद जाती है। लेकिन फिर मोंटी चाचा अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेते हैं और फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था और बाद में वे रानी से मिलकर उसे सच बताता है। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। उस दौरान मोंटी चाचा को यह पता चलता है कि अभिमन्यु उस दिनेश पंडित का ही बेटा है जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, जिनकी कहानियां पढ़कर ही अभिमन्यु ने अपने चाचा चाची और उनके बच्चों को मारा था। यानी कि अभिमन्यु ने अपने पिताजी की कहानियों से ही प्रेरणा लेकर अपने चाचा चाची और उनके बच्चों को मार दिया था। साथ ही रिशु और रानी भी उनकी कहानियों से इंस्पायर होकर ही अभी तक जिंदा है और अभी तक बचे हुए हैं। ये फिल्म ये दिखाती है कि प्यार अगर जुनून बन जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। ट्रस्ट और विश्वासघात बार बार बदलते रहते हैं। रानी और रिशु का रिश्ता टॉक्सिक लेकिन अटूट है। इस फिल्म में कोई भी पूरी तरह सच्चा नहीं है, हर कोई दूसरे को धोखा दे रहा है, लेकिन रानी और रिशु का टॉक्सिक प्यार फिर भी जीत जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।